नमस्कार, हून बिल्टिक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी ने 16 जिलों की कार्यकारिणी की घोषित। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद हुई घोषणा। पार्टी ने संगठनात्मक जिले की कार्यकारिणी भी घोषित कर दी है। उपाध्यक्ष, महामंत्री से लेकर सोशल मीडिया सह संयोजक के पदों पर भी नियुक्ति हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद इस लिस्ट को सार्वजनिक किया गया और ऐसे में पार्टी के संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी घोषित भी कर दी गई है। तो बीजेपी ने 16 जिलों की कार्यकारिणी घोषित इस दौरान कर दी है। उपाध्यक्ष, महामंत्री से लेकर सोशल मीडिया सह संयोजक के पदों पर भी नियुक्ति की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने कार्यकारिणी घोषित कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद घोषणा की गई है और ऐसे में पार्टी के संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी घोषित की गई है। संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से लिस्ट भी जारी की गई? हाँ देखिए विशाल, भाजपा ने लंबी बैठक के बाद जो है जिला कार्यकारिणी की जो है घोषणा कर दी है। पार्टी के संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और अभी तक अगर बात करें तो 16 जिलों की कार्यकारिणी ही घोषित की गई है। महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बाद इन जिलों की घोषणा जो है जिस शाम की गई थी और उसके बाद जो बातें निकल कर सामने आई उसमें यह है कि 16 जो जनपद है उनकी कार्यकारिणी घोषणा की गई है। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जो है उनको अभी से छोड़ा गया है। इन जिलों की जो घोषणा है कार्यकारिणी की वो जो है बाद में की जाएगी। फिलहाल अगर बात करें तो चाहे वो कोटद्वार हो, चाहे नैनीताल हो, हरिद्वार हो, देहरादून ग्रामीण हो, देहरादून हो, टिहरी हो, रुद्रप्रयाग हो, तो उत्तरकाशी, इन सब की जो घोषणा है, चाहे जिला उपाध्यक्ष हो, जिला मंत्री हो, जिला महामंत्री हो, जिला कोषाध्यक्ष हो, जिला कार्यालय मंत्री हो, सह कार्यालय मंत्री हो, मीडिया संयोजक, IT संयोजक, सोशल मीडिया संयोजक, सह संयोजक तक जो है सभी को जो है की घोषणा कर दी है। और इसमें जो है चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश महामंत्री हो, जिला प्रभारी, इनकी सबकी सहमति के बाद जो लंबी बैठक चली उसके बाद जो है घोषणा की गई है। जी, लेकिन इससे कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा योगेश, क्योंकि कई नए चेहरे भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं? देखिए बिल्कुल इससे जो है फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अब आगे जो है 2027 का चुनाव है और 2027 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है कहा है कि प्रदेश के भाजपा संगठन में 16 संगठनात्मक जिलों की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और संगठन की मजबूती की दिशा के लिए महत्वपूर्ण कदम रहेगा। और सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को उन्होंने जो है हार्दिक बधाई भी दी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विश्वास है कि अनुभव, समर्पण और कार्यकुशलता के साथ जो है संगठन को मजबूत स्तर तक मजबूती प्रदान करने के लिए नई कार्यकारिणी काम करेगी। अब प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी घर तक पहुंचाने का काम जो है संगठन और समाज के दोनों दिशा में ये नई गति देंगे। तो यानी कि नई जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकारिणी के ऊपर है कि वह सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, उनको घर घर तक पहुंचाना हो, संगठन के कामकाज हो, उनको देखना है, समाज को दो नई दिशा, नई गति देने का काम करना होगा। तो यानी कि बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना, लोगों के कामकाज को देखना, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी इनकी कहीं ना कहीं रहेगी। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है और प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बाद जिस तरह लंबी बैठक चली उसके बाद इनको ये कार्यकारिणी घोषित की गई, तो निश्चित तौर पर 2027 के लिए अब इससे जो है ये माना जा सकता है कि अब तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि संगठनात्मक तौर पर कार्यकारिणी का गठन होना, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना, उसके बाद जो है सीधे तौर पर 27 के चुनाव में जो है भाजपा जुड़ जाएगी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम से सीएम धामी ने कई योजनाओं का शुभारंभ किया। सायरन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहर में 13 जगह आधुनिक लंबी दूरी तक आवाज पहुंचाने वाले सायरन भी स्थापित किए गए। इसमें 4 सायरन की आवाज 16 और 9 सायरन की आवाज 8 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। शहर में जो 13 सायरन एक साथ जो है लगाए गए हैं वो 13 साथ बजेंगे और ये ऐसी आपात स्थिति में कोई भी इमरजेंसी की स्थिति हो तो निश्चित रूप से उससे जो है सभी लोगों को एक साथ अलर्ट कर पाएंगे और कोई भी बड़ी आपात स्थिति, कोई बड़ी घटना होने से पहले लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। लोगों के जीवन को और सुरक्षित बनाने में, उनको और ज़्यादा अलर्ट करने में
इसका बहुत बड़ा योगदान है सभी देहरादून वासियों और हमारी देहरादून पुलिस विभाग सबको मैं बधाई देता हूँ कि एक शानदार काम यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ। सर, आपदा पीड़ित लोगों के लिए मदद भी की है उत्तराखंड पुलिस के जो इस समय सभी लोग आपदा पीड़ितों के लिए आगे आ रहे हैं क्योंकि पूरे राज्य के अंदर आपदा आई हुई है और राज्य का प्रत्येक जनपद प्रत्येक स्थान आज आपदा से प्रभावित है। ऐसे में पुलिस विभाग ने, पुलिस के हमारे रिटायर्ड अधिकारियों ने, BCS एसोसिएशन के लोगों ने अभी यहाँ पर आपदा पीड़ितों के लिए राहत कोष में अपनी तरफ से योगदान किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि 5 अगस्त को धराली से प्रारंभ हुआ ये आपदा का जो कहर है वो पूरे प्रदेश के अंदर अभी भी जारी है। आज भी अभी पुरोला में अभी यहाँ पर बादल फटने की सूचना मिली है, उसके कारण से भी काफ़ी मलबा आया हुआ है। ऐसे ही राज्य का प्रत्येक जनपद में, उत्तरकाशी के सैना चट्टी की बात करूँ, धराली है, हमारा जनपद पौड़ी में सैंजी गांव और उसके आसपास के गांव, और रुद्रप्रयाग जनपद चमोली में थराली और चेपड़ो और अनेक स्थानों पर, अभी घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा था। इसी प्रकार आज मैं कपकोट क्षेत्र में गया था, सीमांत क्षेत्र में, वहाँ भी काफ़ी आपदा से नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद, मुनस्यारी का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव भी काफ़ी हुआ है। और इसके लिए हमने भारत सरकार की जो टीम है, जो आपदा की आकलन की क्षति का आकलन करती है, वो टीम भी यहाँ आ रही है और हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी चीज़ों को फिर से रिस्टोर करें और उसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जैसे ही बरसात कम होती है तो हम युद्ध स्तर पर लगेंगे, सबके सहयोग से फिर से सब चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे, सबको पुनः जो जनजीवन है पहले जैसा बने। भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी चुनौती हम सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों और हिम्मत से जो है आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर में किए गए सौंदर्यीकरण के कामों का भी लोकार्पण उन्होंने किया। घंटाघर में जिला प्रशासन ने स्मार्ट सिटी के तहत पारंपरिक शैली से सजावट की। यहाँ बगीचे, रंगीन फुहारे और हाई बीम लाइटिंग लगाई गई है, जो देहरादून के नागरिकों और यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है। उत्तरकाशी में बादल फटने को लेकर सीएम धामी ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल बात कर राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाने और हर संभव मदद के लिए भी कहा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि भगवान से साथ ही सकुशल सभी के होने की प्रार्थना भी की गई है। देहरादून स्थित शासकीय आवास पर सीएम धामी ने निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी महाराज का स्वागत अभिनंदन किया है। इस अवसर पर धर्म, संस्कृति और राज्य की आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े तमाम विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श भी किए गए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और कांग्रेस विपक्ष पार्टी है। आगे 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी में सृजन संगठन अभियान शुरू किया गया है, जिसमें देश भर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और सभी नेता जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जिस पर सत्ताधारी पार्टी ने नेताओं पर तंज भी कसा है।
उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का सृजन संगठन अभियान जारी है। हाईकमान देश के अलग अलग राज्यों की पार्टी नेताओं को उत्तराखंड में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी जा रही है, जो कि अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी नेताओं से बात करेंगे। एआईसीसी ने 4 राज्यों के लिए देश भर से 115 कांग्रेस नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया, जिनमें उत्तराखंड के लिए 26 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतने बड़े नेता, हमारे देश के इतने बड़े नेता, कैप्टन यादव साहब जो ओबीसी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, 3 टर्म उनके पिताजी विधायक रहे, 6 टर्म वो स्वयं मंत्री और विधायक सीएलपी रहे, और उनके बेटे चिरंजीवी भाई हमारे युवा साथी विधायक हरियाणा में रहे। ऐसे परिवार से, ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से इतने मजबूत नेता को हल्द्वानी भेजा गया संगठन सृजन के लिए, और निष्पक्ष तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और कहने की बात नहीं है, निष्पक्ष तौर से सब लोग अपने आवेदन भी करेंगे, निष्पक्ष तौर से खुद कैप्टन साहब अपनी फीडबैक सीधे राहुल गांधी जी और खड़गे जी को देंगे, और उसके बाद जो नामित होंगे उसके बाद प्रॉपर प्रक्रिया से नामित होंगे, और संगठन को इसमें बहुत मजबूती क्या जो संगठन सृजन अभियान के तहत पर्यवेक्षक अपने अपने जिलों में जाकर जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर रायशुमारी करेंगे। नियुक्ति पर्यवेक्षक सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से बात कर पार्टी हाईकमान को जानकारी देंगे, जिसके बाद जिलाध्यक्षों का चयन किया जाएगा। पार्टी नेताओं का दावा है कि नए जिलाध्यक्षों के चयन से पार्टी मजबूत होगी और आगामी चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पहुंचे पर्यवेक्षकों का दावा है कि 2027 के लिए चुनाव में जनता कांग्रेस का साथ देगी और बहुमत वाली सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार से जनता परेशान है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने देश में एक नई न्याय की लड़ाई शुरू करी है, जो कि पूरे देश में जगह ये कोने कोने में फैल रही है। उसी के तहत एक देश में वोट अधिकार की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू करी है। वोट चोरी की एक विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करा है, और उसी के साथ साथ जो संविधान बचाने की लड़ाई है, उसी के अंतर्गत केंद्रीय नेतृत्व ने जो हमारी संगठन में जहाँ जहाँ संगठन में सुधार होना है, वहाँ के लिए एक संगठन सृजन अभियान राष्ट्रीय स्तर पे शुरू करा है। उसी के अंतर्गत उत्तराखंड प्रदेश में भी संगठन सृजन अभियान के तहत केंद्रीय नेतृत्व ने प्रभारियों की नियुक्ति की है। हमारे पचवातुन जिले के प्रभारी आदरणीय बीएम संदीप जी भी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। वो जो संगठन में हमारी खामियां हैं उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता है उसको एकजुट होने का संदेश कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अभियान है संगठन सृजन अभियान। इसमें जिला लेवल पे सीनियर पर्यवेक्षकों को भेज रहे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। उनके साथ में 3 वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रदेश से भी जो नेता लोग हैं, 3 वरिष्ठ उनको उस एआईसीसी पर्यवेक्षकों के साथ में जोड़ा है, और ताकि लोगों की राय मशवरा समझे और लोगों की चॉइस का कोई तोपा हुआ व्यक्ति ना हो। आम आदमी की चॉइस क्या है, आम कार्यकर्ता का चॉइस क्या है, और मीडिया क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैसे होना चाहिए, और जो सर्व समाज की क्या सोच है कि कैसे एक अध्यक्ष होना चाहिए जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करे। इस सोच के साथ में कांग्रेस संगठन ने, ऑल इंडिया कांग्रेस संगठन ने पर्यवेक्षकों को भेजा है। इधर आए हैं, सर्व समाज से मिलेंगे, बाजार में मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे, अग्रिम संगठनों से मिलेंगे, तमाम लोगों से मिलेंगे। उन सबकी राय से, उन सबकी सोच के अनुरूप जो है रिपोर्ट जाएगा। उसमें महिला का भी होएगा नाम, उसमें एससी का भी होएगा। जो वंचित या जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला है, किसी एक आदमी की चॉइस से कोई व्यक्ति बनता है, वो ना होके सबकी चॉइस से जो नाम निकल करके आते हैं, सबकी राय मशवरा से उसको बनाएंगे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। कांग्रेस के शीर्ष नेता की ओर से उत्तराखंड में पर्यवेक्षक नियुक्ति करने पर भाजपा ने तीखा वार किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों को उत्तराखंड भेज रही है जिनका राज्य से कोई वास्ता नहीं है, जिन्हें यहाँ के लोग पहचानते तक नहीं है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि ये नेता तो बस दावत खाने आ रहे हैं। भट्ट ने यह भी कहा कि जब उत्तराखंड की जनता अपने ही कांग्रेस नेताओं को गंभीरता से नहीं लेती तो बाहर से आए पर्यवेक्षकों से क्या फर्क पड़ने वाला है।
ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका उत्तराखंड में कोई आधार ही नहीं है, ना उत्तराखंड के लोग उनको जानते पहचानते हैं। वो देहरादून राजधानी में आकर और दावत खाकर वापस जा रहे हैं। उन्हें ना संगठन को लेने देना है, और कांग्रेस की चिंता करने वाले लोग बाहर वाले क्या हैं, जब स्थानीय लोग ही कांग्रेस की चिंता नहीं करते तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा कांग्रेस करेगी। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर पार्टी काम कर रही है। 2027 के चुनावों को लेकर अभी से ही दावों का दौर है और एक तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी जीत का दम भर रही है तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। 2014 के बाद से बीजेपी प्रदेश में लोकसभा से लेकर विधानसभा का चुनाव जीतती आ रही है। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सैकड़ों से ज्यादा सड़क मार्ग बाधित हैं, जिससे प्रदेश वासियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी भी सामने आई हैं जो दावों पर सवाल उठा रही हैं। देहरादून के विकास नगर से आई 10 रिपोर्ट को देखिए और दावों की हकीकत को भी समझिए। तस्वीरें देहरादून के चक्राता की हैं, जहां पर सेंज कोनैन मोटर मार्ग पिछले 10 दिनों से पूरी तरह बंद है। भूस्खलन के चलते ये मार्ग पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसी बीच कोनैन गांव से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कोनैन गांव अचानक एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को इन्हें डंडी कंडी के सहारे 12 किलोमीटर पैदल मुख्य मार्ग तक पहुँचाना पड़ा। देख रहे होंगे कि लगातार 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश होने के कारण से सड़क की इस प्रकार हालत हुई है कि ग्रामीणों को जो घर में जो बीमार है मरीज को डांडी कांडी के जरिए से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है। जिस सुविधा हेतु के लिए मोटर मार्ग बनाए गए हैं, लेकिन वो सुविधा आज तक ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। हम बात कर रहे हैं सिलीखट कुनैन मोटर मार्ग की। लगातार 4-5 साल से कंटिन्यू मैं भी इस पर अपनी आवाज़ उच्च स्तर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सुनने के लिए कोई भी राजी नहीं है। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग टूटी फूटी पगडंडियों और खतरनाक रास्तों से होकर महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मुख्य मार्ग तक पहुंचने के बाद महिला को निजी वाहन से चक्राता अस्पताल भेजा गया। पहाड़ों में आफत बनकर बरसी ये बारिश न सिर्फ सड़कों को तबाह कर रही बल्कि लोगों की जिंदगी भी मुश्किल कर चुकी है। हालात इस प्रकार है कि जब से ये मोटर मार्ग बना है इसमें पूर्ण रूप से कार्य हुआ ही नहीं है। हम जब से इस मोटर मार्ग को देख रहे हैं, ना तो इसकी कोई नालियाँ बनी, ना इसकी कोई दीवारें बनी। इसमें अगर यहाँ तो 5-6 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई है, लेकिन अगर इसमें एक दिन भी अगर बारिश हो फिर भी सड़क की बहुत बुरी हालत हो जाती है। भारी बारिश और भूस्खलन से तबाह सड़कें अब ग्रामीणों की जीवन रेखा रोक रही है। प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती बन चुका है कि कब तक इन मार्गों को बहाल किया जा सकेगा। ये अलग बात है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों के लिए कई दिनों से बंद सड़कें न खोले जाना बड़ी मुसीबत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। लोहाघाट में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम में बन रहे सिंथेटिक ट्रैक निर्माण की गुणवत्ता पर पूर्व सैनिक मयंक ओली ने सवाल उठाया था। इस मामले का डीएम चंपावत मनीष कुमार ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सिंथेटिक ट्रैक निर्माण की जांच के आदेश भी दिए थे। वहीं डीएम के निर्देश पर जांच समिति की ओर से सिंथेटिक ट्रैक की जांच की गई है। इसके अलावा प्रदेश के खेल सचिव अमित सिन्हा ने सिंथेटिक ट्रैक का निरीक्षण भी किया और पेयजल निर्माण इकाई के मुख्य अभियंता को सुधार के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देशों के बाद हरिद्वार में जिला प्रशासन ने एक ऐसा अभियान छेड़ा है जिसके तहत अवैध कब्जाधारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। दरअसल पक्के निर्माण से लेकर बड़े बड़े होटलों और सड़क किनारे फैले अतिक्रमण तक कहीं भी राहत नहीं दी गई। वहीं प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर
बलरामपुर निवासी उबीउल्लाह के गंभीर आरोप मीडिया के सामने रखे हैं। आरोप है कि पूर्व सपा सांसद रिजवान जही ने एक ही मकान पर सैकड़ों फर्जी वोटर बनवाए हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर संपत्ति जुटाई और अवैध निर्माण भी खड़े किए हैं। इस मामले पर हरिद्वार के साधु संत भी मुखर हो गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।